जय हिंद दोस्तों, दीपांजलि एकेडमी चित्रकूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हम UPHESC यानी उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर में लगे नाटकों की श्रृंखला को शुरू किए हैं, जिसमें आज हम उसी कड़ी में उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित नाटक अंजो दीदी को देखेंगे। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं के विषय में हम जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं दोस्तों अपने सेशन को। दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं। दोस्तों, अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, अगर हम इसके विषय वस्तु की बात करें तो यह नाटक एक स्त्री के कठोर पारिवारिक नियमों के नियंत्रण के फलस्वरूप परिवार के बिखराव एवं यातना भरे जीवन की स्थिति का इस उपन्यास में चित्रण किया गया है। दोस्तों, यह एक समस्या मूलक नाटक है। इसमें एक समस्या व्यक्त की गई है, जो समस्या एक यांत्रिक जीवन की है, एक अनुशासन में बंधे रहने की समस्या है, जो परिवार को एक बिखराव के मोड़ पर ले जाकर के खड़ी कर देती है। इस समस्या को उठाने का प्रयास उपेंद्र नाथ अश्क ने इस अपने नाटक में किया है। दोस्तों, इस नाटक में बिखरते मूल्यों का चित्रण किया गया है। इस नाटक में यथार्थ और आदर्श का संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें यथार्थवादी पात्र श्रीपत है, जो अंजो का भाई है, और आदर्श का पालन करने वाली, आदर्श जैसे मूल्यों को लेकर चलने वाली इसमें नायिका श्रीपत की बहन अंजो दीदी है, जिसको अंजो नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम अंजलि है। दोस्तों, समयबद्ध नियमों से युक्त यांत्रिक जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। सभ्यता एवं सदाचार का चित्रण इस उपन्यास में किया गया है। आप इन बिंदुओं को ध्यान में रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि इस उपन्यास की विषय वस्तु में कौन कौन से तथ्य शामिल हैं, तो आप इनको ध्यान में रखिएगा। यह नाटक सन 1933 से लेकर के 1953 तक के समय को समेटे हुए है, यानी कि इस नाटक में 20 वर्ष का समय समाहित है। 20 वर्षों की कथा वस्तु को इस नाटक में लिया गया है। आगे हम अगर इस नाटक के पात्र परिचय को देखें, पात्रों के विषय में, तो इसमें एक पात्र हैं अंजलि, जो अंजो दीदी के नाम से इस उपन्यास में संबोधित किया गया है, जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष है। यह इस नाटक की नायिका हैं, जो कठोर अनुशासन प्रिय हैं। इनको अनुशासन में रहना बहुत प्रिय है, क्योंकि ये बचपन से अपने नाना के यहाँ रही हैं और नाना इनके बहुत अनुशासित व्यक्ति थे। इसलिए ये बार बार अपने कथनों पर अपने ससुराल वालों को अपने नाना का जिक्र करते हुए कहती हैं कि स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे कि ऐसा करना चाहिए। जब आप इस नाटक को पढ़ेंगे तो आपको इसके कथन आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अंत में अंजलि अहम का शिकार होकर के आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि वह अनुशासन में रहना चाहती है। संपूर्ण परिवार को अपने अनुशासन में, अपने कही गई बातों में, अपने द्वारा बनाए गए नियमों के अंदर ही रखना चाहती है। और परिवार में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग उस बातों को नहीं मानते हैं। जब उनकी बातों को नहीं मानते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा इस घर में कोई वैल्यू नहीं है, मेरी बातों को कोई तवज्जो नहीं देता है, और अंत में वो इस अहम का शिकार होकर के ग्लानि में आकर के आत्महत्या कर लेती हैं। दोस्तों, एक इसमें पात्र है श्रीपत, जो अंजो दीदी का भाई है। वह अनुशासन और नियंत्रण से रहित है, अहम एवं शिष्टाचार की व्यवस्था का विरोधी है तथा स्वच्छंद जीवन जीने का संदेश इसमें देता है। वह अंजो दीदी का जो यांत्रिकता भरी जिंदगी है, जो उसके द्वारा बनाए गए नियम हैं, वह उनका विरोध करता है। वह स्वच्छंद जीवन जीने का संदेश देता है। वह अपने भांजे नीरज को इसमें कहता है कि आप जो करना चाहें वो करो। तुम अगर क्रिकेट का कप्तान बनना चाहते हो तो 6 घंटे क्रिकेट खेलो और 2 घंटे पढ़ाई करो। और बच्चों को इसमें स्वच्छंद जीवन जीने का सलाह देता है। और इसकी उम्र लगभग 27-28 वर्ष है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों, इस नाटक में अगले पात्र हैं इंद्र नारायण, जिनकी उम्र लगभग 38 या 40 वर्ष है, जो अंजलि के पति हैं और ये पेशे से वकील हैं।
और अगले अंक में जब जाओगे आप, ये नाटक 2 अंकों में है, अगले अंक में जब जाते हैं तो ये वहाँ पर जज हो जाते हैं। ये अंजलि इनको इस प्रकार से अपने अनुशासन में रखती है कि ये स्वच्छंद जीवन जीने को बिल्कुल तरस जाते हैं और ये भी एक यांत्रिक जीवन जीते हैं। इसमें अगला पात्र नीरज है, जो जिसकी उम्र है 11 वर्ष और यह अंजलि का बेटा है और यह इसका सपना है क्रिकेट का कप्तान बनना, कि मैं क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। किंतु अंजलि इसको मजिस्ट्रेट बनाना चाहती है। अंततः यह मजिस्ट्रेट बन भी जाता है, किंतु इसका मामा अंजलि जो इसे बनाना चाहती है उसका विरोध करता है। वो कहता है कि बच्चे जो बनना चाहते हैं उसे वह करने दिया जाना चाहिए। और इससे यह एक संदेश भी जाता है नाटक पढ़ने वालों को, देखने वालों को, कि बच्चों पर अपनी इच्छाएं नहीं थोपना चाहिए। जो बच्चा करना चाहता है उसको करने देना चाहिए स्वच्छंद रूप से। वह अपनी रुचि के अनुसार कार्य करता है तो ज़्यादा सही और सक्सेस होगा। इसमें यह संदेश भी है। आगे इसमें एक पात्र ओमी है। ओमी दोस्तों नीरज की पत्नी है। नीरज का विवाह हो चुका है। यह नीरज की पत्नी है जो अंजू दीदी के अनुशासन को पालने का प्रयास करती है, कि जो अंजू दीदी यानी इनकी सासू माँ के द्वारा जो नियम बनाए गए थे, जो आदर्श बनाया गया था, उसका इस परिवार में पालन किया जाए। वह इसका समर्थन करती है, किंतु ऐसा हो नहीं पाता है। और इसमें एक पात्र नीलम है जो ओमी का बेटा है, जिसकी उम्र अब यहाँ पर 11 वर्ष की हो गई है और यह कवि बनना चाहता है। तो इसका जो श्रीपत है वह इसको कहता है कि तुम कवि बनना चाहते हो तो तुम कवि बनो, तुम अपनी कविताएं लिखो। इसमें एक अनिमा नाम की पात्र है जिसकी उम्र लगभग 25 वर्ष बताई गई है। यह अंजलि की सहेली है, यह भी वहाँ पर रहती है। इसमें एक पात्र राधु है जो घर का नौकर है और एक पात्र मुन्नी है जिसकी उम्र 25 वर्ष के लगभग बताई गई है। यह नौकरानी है और यह बहुत साफ सुथरे से रहती है। तो श्रीपत अपनी बहन अंजलि से कहता है कि इसकी शादी मुझसे करा दो। यह नाटक 2 अंकों में विभाजित है। दूसरे अंक में इसमें अंजलि नहीं रहती है, वह मर चुकी होती है, क्योंकि उसके कहना इस परिवार में नहीं लोग मानते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए वो अहम का शिकार होकर के आत्महत्या कर लेती है। वह इस अंक में नहीं है। दोस्तों यह नाटक रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक है। इसका मंचन सफलतापूर्वक किया जा सकता है। आइए दोस्तों नाटक के महत्वपूर्ण कथनों को भी हम इसमें देखेंगे। कहीं कथन पूछ लेता है कि यह कथन किस नाटक से है, अतः हम यहाँ पर कुछ कथनों को यहाँ पर लेने का प्रयास किए हैं। अंजलि कहती है कि स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, अंजलि कहती है स्वर्गीय नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। ध्यान रखिएगा, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। इसमें कहा गया, यह कथन अंजलि का है। घर के भाग्य का पता जैसे देहली यानी डेहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों की संस्कृति का भान नौकरों की सभ्यता से होता है। यह अंजलि कहती है, क्योंकि इसके नौकर बहुत साफ सुथरे रहते हैं। तो श्रीपत कहता है कि आपके नौकर भी बहुत सभ्य और आपके अनुशासन के अनुसार चलते हैं। तो वहाँ पर फिर अंजलि कहती है कि सभ्य नौकरों या नौकरों से मालिकों की हैसियत का पता चलता है। आगे इसमें अंजलि ही कहती है कि सुघड़ापा नारी का आभूषण है। ध्यान रखिएगा, कहती है कि सुघड़ापा नारी का आभूषण है और सदाचार पुरुष का आभूषण है। ये अंजलि का कथन है, आप इन कथनों को ध्यान से रखिएगा। इसमें अनिमा भी कहती है, अनिमा का कथन है कि अपने घर को तुमने घड़ी सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हैं। ये कथन अनिमा का है जो अंजू की सहेली है, वह कहती है। अंजलि इसमें आगे कहती है कि जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे कथनों को पूछ सकता है, एक एक लाइन के कथन है। इसमें वकील साहब का भी कथन है, जो इंद्र नारायण है वही वकील साहब हैं जो अंजलि के पति हैं। वो कहते हैं कि संसार में 2 प्रकार के प्राणी होते हैं, एक वे जो आप भी चलते हैं और दूसरे को भी चलाते हैं।
श्रीपत का कथन है, श्रीपत कहता है कि विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ। आप ध्यान रखिएगा, ये श्रीपत का कथन है कि विवाह की कल्पना में जो आनंद है वह विवाह में कहाँ। क्योंकि यहाँ पर अंजलि कहती है कि श्रीपत तुम विवाह कर लो, तब श्रीपत अपने जीजा जी से कहता है जीजा जी, जो विवाह की कल्पना में आनंद है वह विवाह में कहाँ। और अपने जीजा से इसका समर्थन कराता है कि आप विवाह कर चुके हैं, आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अंजलि का कथन है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। आप ध्यान रखिएगा इस कथन को। अंजलि कहती है वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। आगे चलिए, श्रीपत का कथन है शिष्टाचार शादी का यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। आपकी शादी हुई नहीं कि इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा। आगे चलिए, श्रीपत का कथन है फिर से कि आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है। आप इसे ध्यान में रखिएगा। इसमें श्रीपत बहुत प्रगतिशील विचारों का कैरेक्टर है, जो कहता है कि आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमाग की उपज है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे श्रीपत का ही कथन है, कहता है भिन्नता जीवन का रस है। आप इसे बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। श्रीपत कहता है भिन्नता जीवन का रस है। आगे चलिए, नीरज का एक कथन है कि मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से बचाए रखूं। यह कैसे संभव है? अर्थात आप किसी व्यक्ति को गलत संगत में डाल दो और फिर उससे अच्छे आचरणों की आशा करो। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मुझे कीचड़ में फेंक दो और आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को उसके छींटों से यानी कीचड़ से बचाए रखूं। यह कैसे संभव हो सकता है? आगे नीरज का कथन है कि कोई भला आदमी सफल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। क्या कथन है? कि कोई भला आदमी सफल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर हो ही नहीं सकता। फिर श्रीपत का कथन है जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। इसे आप ध्यान रखिएगा। श्रीपत कहता है कि जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है। कहीं ना कहीं उपेंद्रनाथ अस्क जी इस कथन के द्वारा बढ़ती यांत्रिकता, मशीनीकरण का विरोध करते हैं कि यह मानवता के लिए बहुत हानिकारक है। इंद्र नारायण का भी एक कथन है। इंद्र नारायण कहते हैं कि जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले, अंजो मैं तुम्हें क्या कहूँ। ये इंद्र नारायण का कथन है। जब अंजलि मर चुकी होती है और एक दिन श्रीपत और नीरज और इंद्र नारायण सभी लोग मिलकर के शराब पीना चाहते हैं तो उस समय इंद्र नारायण यह कथन कहते हैं। दोस्तों, यह नाटक, इस नाटक का जो स्थान है वह दिल्ली है, दिल्ली महानगर है। इस नाटक के महत्वपूर्ण अन्य तथ्यों के विषय में हम देखें तो उपेंद्रनाथ अस्क का जन्म जालंधर में सन 1910 में हुआ था और ये भूचाल नामक पत्रिका का संपादन करते थे। उपेंद्रनाथ अस्क के अन्य नाटकों के विषय में अगर हम देखें तो इन्होंने जय पराजय, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते, आदर्श और यथार्थ, अंजो दीदी, भंवर, अंधी गली, बड़े खिलाड़ी, लौटता हुआ दिन जैसे अन्य नाटकों की भी रचना की है। तो दोस्तों, ये था उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा रचित नाटक अंजो दीदी, जो हमारे UPSC के पाठ्यक्रम में लगा हुआ था, जिसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम यहाँ पर चर्चा किए हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो व्याख्यान से लाभान्वित होंगे और इसे आप सुन करके आप नोट्स ज़रूर दोस्तों बनाइएगा। इसके प्रमुख तथ्यों को देख लीजिएगा, जिससे आपको परीक्षा में सहायक होगा। धन्यवाद।